भी और कोई ज्वाइन हो रहा है? 1 मिनट और रुक जाते हैं, फिर अपन थोड़ी सी देर में अब पढ़ते हैं जो आज के क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, जितने क्वेश्चन आंसर का भी शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये वाला अपन ने ऐतिहासिक विवेचन, ये सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। मैंने आपसे क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ शेयर कर दी है ना? अभी आज जो शेयर किए क्वेश्चन आंसर वाली चैप्टर वाइज, वो यही है, उसमें ऐड कर दिया आगे के चैप्टर्स के, है ना? तो रत्न उपरत्न तक के ऐड कर दिया उसमें। तो ये अपन पढ़ चुके थे, रसशास्त्र का ऐतिहासिक विवेचन। कुछ बच्चों ने इसके आंसर लिख के भी भेजे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे आंसर लिखे कईयों ने, कईयों के जो कमी थी मैंने उनको बता दिया है। ठीक है, फिर परिभाषा प्रकरण से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन थे, इनके बारे में भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, फिर अगला था अपना जो यंत्र उपकरण वाला प्रकरण था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसके ऊपर भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था, कैसे आंसर करना है, क्या आंसर करना है। बाकी किसी को डाउट हो अगर इन क्वेश्चंस में भी, तो वो आराम से पूछ ले, ग्रुप में पूछ ले, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दे, जैसे भी करना है। मेरे को मतलब सिर्फ आपका अच्छे मार्क्स से है। ठीक है, पास तो आप सब हो, मैं पास मान के चल रहा हूँ आप सबको। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। फिर ये पुट पाक पुट चुल्ली का कोष्ठी प्रकरण, ये सारे इनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन ने देख लिए थे। फिर थे पारद से रिलेटेड क्वेश्चन, तो पारद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। मैंने एक बार क्लास में शायद आपसे पूछे भी थे क्वेश्चन आंसर पारद से रिलेटेड, तो ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, जारना मूर्छना पारद के संस्कार। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही सुर भी यार, मेरे को सुना ही नहीं दिया। बोलो, वापस बोलो। हाँ, सप्तकंचुक वो औपाधिक में ही आते हैं, मतलब जैसे जो सप्तकंचुक में कौन कौन से दोष आते हैं मेरे को ये बताओ। हाँ, तो जो ऐसे मैंने आपको कोरिलेशन बताया था ना दोनों का, कि जैसे वो द्रावी और मलकारी वो किस प्रकार के जो है दोष में आ जाएंगे, आपके काउंट होंगे, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि मैंने बताया था जो परपटी है वो भूमिज, हाँ, परपटी भूमिज था, पाटनी गिरीज था, बेदी वारिज टाइप का जो है दोष था। और फिर द्रावी मलकारी, ये दोनों नागज में आते थे, और अंधकारी और ध्वांशी किस में आते थे? वंगज में आते थे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो है एक तरह से ये सप्तकंचुक दोष कुछ और नहीं है, ये औपाधिक दोष ही है। ठीक है, बस उनको क्या है, कई लोग अलग तरीके से, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत रहे हैं ना, इसलिए वो थोड़ा अपने कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है। बाकी इसको कंपेयर करते हैं ना जब अपन, तो परपटी भूमिज मानते हैं, पाटनी गिरिज में काउंट होता है, बेदी वारिज में, और फिर नागज के दो और वंगज के दो। इस तरह से ही तो सप्त को औपाधिक दोष पढ़े थे अपन ने, तो वही यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, फिर ये जीएमपी एक्ट वगैरह जो है, इनसे रिलेटेड जो अपन ने बात की थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद आए थे महारस उपरस साधारण रस के। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। सारे श्लोक आपको जितने भी नाम वाले याद करने, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में अपन भूल जाते हैं कि ये किस वर्ग का है। ठीक है, और वो याद रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे आपको वर्ग याद होगा ना, तो सामान्य शोधन मारण भी आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप उस हिसाब से लिख सकते हो। अब मान लो आपको पता ही नहीं, वैक्रांत महारस में, उपरस में, साधारण रस में आप लिख रहे हो, उसके सामान्य शोधन के उपरस का सामान्य शोधन लिख रहे हो उसमें, तो वो गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। तो कुछ नहीं आया तो सामान्य शोधन मारण तो आप लिख ही सको, इसके लिए आपको नाम तो याद होनी चाहिए कि वो किस वर्ग का है। ठीक है, तो महारस उपरस साधारण रस भी हो गया था। अब आता है अपने धातु उपधातु प्रकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो वो आज अपन डिस्कस करेंगे, और रत्न उपरत्न के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट धातु, कि धातु का जो है वर्णन कीजिए, और इसके भस्म परीक्षाओं का जो है वर्णन करते हुए, और अमृतिकरण का वर्णन कीजिए। अमृतिकरण कुछ नहीं है, अमृतिकरण की आपको परिभाषा व प्रकरण में जो पढ़ा था उसी का वर्णन करना है, कि अमृतिकरण कैसे कहते किसे हैं, करते क्यों हैं। ठीक है, तो भस्म परीक्षा, ये अपन ने जब जीएमपी एक्ट वगैरह पढ़ा था, एक सेकंड आप रुकना, है ना? हाँ। अरे आवाज मत करो रे, ओए, आवाज नहीं आनी चाहिए अब।
हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अपने धातुओं का प्रकरण में जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बता रखा है, पहले मैंने बता दिया अमृतीकरण में, मतलब आपने जो परिभाषा प्रकरण में अमृतीकरण पढ़ा था वो, ठीक है। फिर भस्म परीक्षा, भस्म परीक्षा में आपको जो अपन ने जीएमपी एक्ट के दौरान पढ़ी थी, स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान, वो जो सारी परीक्षाएं हैं वो आ जाएंगी। आयुर्वेद वाली लिखनी है इसमें, भस्म परीक्षा मतलब आयुर्वेद वाली लिखनी है आपको, निरुक्त हुई और ये वाली जो आपने पढ़ी थी ना, वो सारी। और फिर आता है डिस्क्रिप्शन, जो धातु का करना है। अब ये आता है, अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, धातु कहते किसे हैं, धातुओं का वर्गीकरण लिखना है, ठीक है, धातुओं की संख्या लिखनी है, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है कि हाँ भाई ये शुद्ध लोह किसे कहते हैं, और पूती लोह किसे कहते हैं, ठीक है, और मिश्र लोह किसे कहते हैं। फिर पित्तल व कांस्य वर्त लोह के बता दो कंटेंट, कि पित्तल में इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये होता है, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे धातु के 5 नंबर में अगर डिस्क्रिप्शन आता है तो वो लिखना है। 10 नंबर में आता है तो सबकी बेसिक डिटेल लिखनी है। सबकी बेसिक डिटेल में क्या लिखना है, धातु का नाम, उसका इंग्लिश नेम, ठीक है, उसकी काठिन्य वगैरह आपको अगर याद होते हैं तो वो, और सामान्य परिचय, सभी धातुओं का सामान्य परिचय लिखना होगा अगर 10 नंबर में आता है तो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। 5 नंबर में आता है तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ धातुओं के नाम, उनके गुण, उनके दोष, बस यही लिखना है। और अगर 10 नंबर में आता है तो सभी धातुओं का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना है, परिचय देना है कि स्वर्ण क्या है, रजत क्या है, ताम्र क्या है, ठीक है, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, कैसे पहचान सकते हो कि स्वर्ण है, ताम्र है, रजत है, ठीक है, तो वो चीज लिखनी है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। कॉपी में अभी आंसर लिखोगे तो ये 10 नंबर वाला मान के लिखना, ठीक है। जो 2 नंबर का होगा मैं अपने आप बता दूंगा, 5 नंबर का होगा अपने आप बता दूंगा। उपधातु पर टिप्पणी करो, ये 5 नंबर में पूछते हैं जनरल क्वेश्चन, 10 नंबर का नहीं आता है। तो जो अपन ने नोट्स में है वो मोर देन सफिशियंट, नोट्स में क्या, वो बुक में दे रखा है ना आपको आधा पेज का, वो मोर देन सफिशियंट है, उतना ही आपको लिखना होगा उपधातु में, ज्यादा डिटेल है नहीं। और बाकी डिटेल अगर आ भी जाए तो उपधातु में क्या आता है, जनरली महारस, सुप्रस, साधारण रस के द्रव्य तो आपको वही लिखने होंगे, ठीक है। तो ये उपधातु हो गए। फिर आता है पूती लोहे एवं उनका शोधन, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये भी। पूती लोह कौन कौन से हैं, बताएगा कोई मेरे को। पूती लोह, बिल्कुल, तो नाग, वंग और यशद, इनका ही आपको नाम लिखना है। पहले तो लिखना है पूती लोह कहते किसे, इसके एग्जाम्पल, और उन तीनों के आपको शोधन विधि लिखनी है, बस ये 3 चीजें लिखनी है, ठीक है। ये आपका पूती लोह का शोधन हो गया। फिर चौथा आता है निर्माण की दृष्टि से धातु भस्मों के प्रकारों के नाम लिखिए। तो धातु भस्म प्रकार मैंने वो बताए थे ना, 4 तरह की धातु भस्म बताई थी। एक श्रेष्ठ, एक वो क्या बोलते हैं, पारद से बना रहे थे, एक काष्ठ औषधियों से बना रहे थे, ठीक है। इस तरह से 4 भेद बताए थे मैंने, निकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम वगैरह ये सब। तो वो आपको करनी है धातु के भस्म निर्माण के, ठीक है। याद है कि नहीं, धातु के भस्म उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और निकृष्ट भेद से 4 भस्म प्रकार बताए थे। नहीं याद हो तो एक बार क्लास देख लेना धातु वाली, उसमें मैंने बता रखा इंट्रोडक्शन वाली में, कि भाई अगर पारद से धातुओं का हमारण करते हैं तो उत्तम भस्म बनती है, वानस्पतिक द्रव्यों से करते हैं तो क्या बोलते हैं, मध्यम भस्म बनती है, गंधकादि द्रव्यों से करते हैं तो कनिष्ठ भस्म, और अरिलोह से वो करते हैं तो धातुओं का हमारण करने पर वो निकृष्ट प्रकार की जो है धातु भस्म प्राप्त होती है। तो ये निर्माण की दृष्टि से 4 प्रकार की जो धातु भस्म है, उनका वर्णन आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आता है अगला, स्वर्ण धातु के कोई 5 पर्याय लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल 2 नंबर लायक लिखना है। स्वर्ण क्या, यहाँ पे एक स्वर्ण एक एग्जाम्पल की तरह ये क्वेश्चन, ऐसे ही रजत के पूछ सकता है, ताम्र के पूछ सकता है, या फिर किसी महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न, किसी के भी है। 4 भेद, 5 भेद, 4 पर्याय, 5 पर्याय पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप स्वर्ण धातु तो एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपको सभी धातुओं के 4-4, 5-5 पर्याय याद होने चाहिए। समझ में आई बात। तो ये है यहाँ पे। फिर है पित्तल निर्माण में प्रयुक्त धातुओं के नाम व उनकी मात्रा, वही कि पित्तल में, अच्छा पित्तल के कंटेंट बताओ, पित्तल में कौन कौन सी धातुएं आती है, याद है किसी को। अच्छा, कॉपर और जिंक किस रेशियो में, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो ये पित्तल का हो गया, ठीक है। तो पित्तल के निर्माण में 2 धातुएं, उनके नाम लिख दिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, 2 नंबर लाया कि लिखना कॉपी में। अगर ऐसे ये पूछता है सेम टू सेम ये पूछता है तो ताम्र के अष्ट दोषों का वर्णन करते हुए लौह भस्म के निर्माण की कोई एक विधि लिखी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है,
ठीक है। ताम्र के अष्टदोष किसी को याद है? कोई बताना चाहे? आवाज गई। वेरी गुड धर्मेंद्र, शाबाश धर्मेंद्र, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो ताम्र के अष्टदोष हैं, उनके आपको नाम याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। और उसमें फिर आगे लौह भस्म निर्माण की कोई भी एक विधि जो आपको याद है, ट्रिक वाली याद हो या फिर ऐसे नॉर्मल याद हो, वो लिख लेना। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। फिर धातुओं की सामान्य शोधन विधि का वर्णन करते हुए स्वर्ण के भेदों का विस्तृत विवेचन कीजिए। अब स्वर्ण के भेद बताएगा कोई मेरे को? स्वर्ण के भेद। हाँ हाँ, तो बस ये पांचों के थोड़े डिटेल में वर्णन अगर आपको मिल जाए, मतलब इनके नाम वगैरह जो है ना, मैंने आपको एक बार बताया था, प्राकृत कौन सा है, सहज कौन सा है। तो आप क्लास में जब मैं बोल रहा हूँ ना, उसी को आप है ना लिख लेना कहीं पे। क्या है, इन जनरल ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं। सिलेबस में केवल वेदों के नाम है आपके, ठीक है, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसलिए आप नोट्स वगैरह देखोगे ना, उसमें भी नाम वगैरह ही दे रखे। ये क्वेश्चन जो है पुराने, यानी 2000 से लेके और 2015, 16, 17 तक के जो पेपर्स है ना, उनसे उठाए गए क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो इसलिए यहाँ पे कई जगह आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपके सीसीआईएम के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पहले का भी पूछी गई है। तो इसलिए है ना, यहाँ पे वेदों का विस्तृत विवेचन पूछा गया है, ठीक है। तो आप आज स्वर्ण की जो मैंने क्लास ली थी ना, उसको एक बार सुनना। मैंने वहां पे बता रखा है कि प्राकृत किस वाले स्वर्ण को बोला है, सहज किसको बोला है, अग्नि संभवज किसको बोला है। अग्नि संभवज के लिए मैंने क्या बताया था, वही जो इसके रिलेटेड कहानी बनती है कि शिव जी ने अपना शुक्र अग्नि के मुख, अग्निदेव के मुख पर फेंका था, तो उनमें से कुछ शुक्र वो निगल गए थे। अब निगल तो गए वो, लेकिन उस शुक्र की अग्नि को वो सहन नहीं कर पाए, मतलब उसकी गर्माहट को, तो उन्होंने उसका वमन कर दिया। फिर वो वमित द्रव्य ही जो है स्वर्ण में बदल गया। इस तरह से जो है कहानियां चली थी। तो वो अग्नि संभवज, ऐसी अलग अलग कहानियां हैं पांचों से रिलेटेड। वो एक बार आप क्लास में मैंने बताई थी, वो पढ़ाई थी, स्वर्ण वाली क्लास वापस लेना और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। फिर आता है लोह की उत्पत्ति, भेद, शोधन तथा मारण। ये जनरली 10 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो या तो ऐसे कि ऐसे लिखोगे ना, तो आपको नंबर वो पूरे 10 में से 10 नहीं देगा, भले ही उसने पूछी चार ही चीजें हो, लेकिन वो क्या है कि एग्जाम में काट लेते। तो मैंने आपको जो पॉइंट बता रखे हैं ना टेबल में, तो वही आपको लिखने सारे के सारे। पूछा हालांकि यही है, लेकिन इन जनरल क्या होता है, टीचर पूरा डिस्क्रिप्शन मांग, मतलब उसमें चाहता है कि हाँ भाई उसने पूरा वर्णन किया हो। पूछी चार चीजें, लेकिन आपको पूरा जो है लोह धातु का वर्णन करना है इसमें, ठीक है। तो 10 नंबर के ही क्वेश्चन के रूप में लिखना है इसको, तो आप लिखना है इसको। फिर धातु भस्मों के परीक्षा। हाँ बोलो। त्रिविध लोह पाक नहीं लिखना। उसमें आपको लिखना है लोह धातु, उसके पर्याय, उसके प्राप्ति स्थान, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर उसका जो इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन है। उत्पत्ति मतलब आपको इसमें जनरल इंट्रोडक्शन बताना है उसका। फिर उसके भेद बताने हैं, शोधन और मारण की विधि बतानी है। त्रिविध लोह पाक भी मारण की विधि है, लेकिन है ना आपको वो लिखनी नहीं है। आपको जो नॉर्मल मारण विधि आपने पढ़ी है, विशेष मारण, सामान्य मारण, वो लिखना है बस, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके आमिक, प्रयोग, मात्रा वगैरह जो है भस्मों के गुण, वो लिख देने हैं। समझ रहे हो? त्रिविध लोह पाक तो अलग से क्वेश्चन आए ना, तो आपको डिस्क्राइब करना है। बाकी 10 नंबर के क्वेश्चन में लिखने की कोई नीड नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे 20 नंबर में भी पूछते हैं, तो अगर वहां अगर केवल 20 नंबर में लोह धातु पूछी है, तो उनको त्रिविध लोह पाक भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? 10 नंबर में त्रिविध लोह पाक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 20 नंबर में आता है जिन यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हुई, तो वहां पर जो है आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो फिर आता है धातु की भस्मों के परीक्षण विधियों का समन्वयात्मक निरूपण करें। मतलब भस्म परीक्षण की विधियां लिखनी है इसमें कुल मिला के आपको, और कुछ नहीं है। तो आयुर्वेद 10 नंबर में आता है, तो आयुर्वेद और मॉडर्न जो मैंने आपको पढ़ाई थी जीएमपी एक्ट के दौरान, तो वो दोनों लिखनी है आपको, ठीक है। तो एग्जाम में आपको दोनों आएंगी, तो दोनों लिखनी है। तो ये अपने 10 क्वेश्चन ये हो गए। आगे अपन चलते हैं, ताम्र शोधन की विधि। इन जनरल ये कितने नंबर में पूछते हैं? 5 नंबर में, कि ताम्र शोधन की विधि बताइए। मृत लोह की परिभाषा, जो मृत लोह मैंने आपको परिभाषा प्रकरण पढ़ाया था, वही लिखना है। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है इन जनरल, ठीक है। मृत लोह की परिभाषा। यशद के खनिज और औषध योगों के नाम,
ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लिख लेना, यशद के खनिज, 2-3 खनिजों के, 4 खनिजों के नाम याद कर लेना, 3 या 4 के, या 2 के तो याद करने ही है, और उसके औषध योगों में 2-4 योगों के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर मिश्र लोह पर टिप्पणी लिखी, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरी डिटेल लिखनी है, पहले मिश्र लोह क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, और फिर उनका जो है डिटेल में वर्णन, ठीक है। तो मिश्र लोह पर टिप्पणी का मतलब यही है, आपको पूरा मिश्र लोह लिखना है, यानी पित्तल, कांस्य और वर्त लोह का वर्णन लिखना है आपको इसमें, ठीक है। फिर धातुओं का ग्रहों से संबंध, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो आपको मैंने जो बताया था धातुओं का ग्रहों से संबंध वाला, वो टॉपिक पूरा लिखना है। फिर ताम्र के विष दोष देखिए, तो ताम्र के जो अष्ट दोष थे वही लिखने हैं। विष दोष मतलब वो जो ताम्र के अष्ट दोष थे वही यहाँ पे लिखना है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ताम्र के अष्ट दोष, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है मुंड लोह के भेद लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मुंड लोह के भेद वाला। लोह के भेद वाला क्वेश्चन ना, इन जनरल 2 नंबर वाले जिन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछते हैं 2 नंबर के, उनमें एक ना एक क्वेश्चन लोह पे आ ही जाता है। लोह का चाहे भेद आए या लोह के भेद आ जाए, तो वो 2 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर मंडूर पर टिप्पणी, ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो पूरा मंडूर लिखना है इसमें। मंडूर क्या था, जो लोह किट्ट था, लोहे का मल था, वो मंडूर था। मंडूर का जो है आपको डिटेल में वर्णन लिखना है। नागवंग पर टिप्पणी लिखनी है, तो नागवंग की पूरी डिटेल आपको लिखनी है 10 नंबर के लायक, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट नागवंग का वर्णन लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, धातु भस्मों की सामान्य सेवन मात्रा, ये 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो सेवन मात्रा आपके नोट्स में भी मेंशन्ड है, बुक में मेंशन्ड है। तो अलग अलग धातुओं की सेवन मात्राएं बता रखी है कि किसी की 1 से 2 रत्ती है, किसी की 1/24 से 1/12 11 रत्ती है, इस तरह से जो है अलग अलग मात्राएं दे रखी है। तो वो मात्राएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो धातुओं के सेवन की मात्राएं याद कर लेना सारे, 2 नंबर में पूछते हैं या 5 नंबर में पूछते हैं क्वेश्चन, उससे ज्यादा बड़ा ये आता नहीं है। फिर धातुओं का वर्गीकरण, ये आपको 10 नंबर में पूछेगा 100%, कई बार धातुओं का वर्गीकरण। इन जनरल आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आजकल या तो टुकड़ों में क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वर्ण धातु का वर्णन करते हुए रजत के शोधन की विधि लिखिए, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि लौह धातु का वर्णन करते हुए स्वर्ण, रजत और ताम्र की विशेष शोधन की विधियां लिखिए। तो इस तरह से जो है डिवाइडेशन में होते हैं क्वेश्चन आजकल। तो ये धातुओं का वर्गीकरण करो, ऐसा क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आता है तो जो मैंने आपको बताया कि धातुओं का बेसिक वर्णन, उनके भेद, ठीक है, उनके गुण दोष, और फिर उसके बाद जो है सभी धातुओं का परिचय लिखना है आपको पहले, ठीक है। और धातुओं का सामान्य शोधन, सामान्य मारण, ठीक है, बस। और धातुओं के सामान्य उपयोग, कि भाई धातु भस्मों के सामान्य उपयोग कैसे होते हैं, रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं, बल्य अवृश्य के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको आंसर करना है धातुओं के वर्गीकरण में, ठीक है। फिर आता है धातुओं की भस्मों के स्वाभाविक वर्ण लिखें, ठीक है। तो वो आपको लिखना है कि जो धातुओं की भस्म, स्वर्ण भस्म का कैसा वर्ण होता है, रजत भस्म श्वेत वर्ण की होती है, ऐसी ताम्र भस्म किस वर्ण की होती है, ठीक है। तो इस तरह से भस्मों के वर्ण हैं जो आपको बुक में और नोट्स में मेंशन्ड है। तो वो ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं आता, तो वो आप लिख लेना। उपधातुओं के नाम लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कौन कौन सी उपधातु हैं, जो मारस उपरस साधारण स्मारित ना उपधातु मैंने बताई थी कि 7 उपधातुएं मानी है रस्तरंगिणी ने, तो उन 7 उपधातुओं के जो है आपको नाम लिखने, ठीक है। अच्छा, कोई उपधातुओं के नाम बताएगा मेरे को, पढ़ा है किसी ने तो? कौन कौन से, वापस बताना। हम्म, हम्म, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये किसके अनुसार है? ये शारंगधर के अनुसार। वेरी गुड, शाबाश। बस यही आपको नाम लिखने हैं वहां पे, ठीक है। तो ये उपधातुओं का नाम 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है, तो आपको ये मेंशन करना है। और ठीक है, एक मिनट हटाता हूँ। समझ में तो आ रहा है ना आपको कैसे कैसे आंसर लिखने हैं कॉपी में? जैसा मैंने बताया उसी तरीके से आपको आंसर करने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे ताकि, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं, रत्न और उपरत्न से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखते हैं। धातु वर्ग से रिलेटेड जो है वो देख लिया अपन ने।
कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको एग्जाम्पल के लिए लेना है, जैसे स्वर्ण का वर्गीकरण पूछा, ऐसे ही किसी अन्य धातु का भी वर्गीकरण पूछ सकते हैं, केवल लौह का पूछ सकते हैं, केवल ताम्र का वर्गीकरण पूछ लिया, ठीक है। या फिर किस रूप में पूछ लेते हैं कि भाई स्वर्ण के पर्याय, भेद, शोधन, मारण विधियों का वर्णन करते हुए उसके किन्हीं 5 योगों के नाम लिखिए। इस तरह से 10 नंबर में पूछ लिया, तो वो भी एक तरह से पूरा स्वर्ण ही पूछ लिया आपसे। तो वो है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आता है रत्न उपरत्न प्रकरण पे, तो उसमें क्या है, रत्नों के दोष कितने होते हैं नामोल्लेख करे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो रत्नों के दोष बताओ मेरे को, मैंने आज भी पढ़ा है, कितने होते हैं? वेरी गुड, 5 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवाल, माणिक्य, नीलम और हीरक रत्नों के काठिन्य कितना होता है? इन जनरल ये क्वेश्चन आजकल पूछा नहीं जाता है, पुराने पेपरों का क्वेश्चन है, फिर भी पूछे तो काठिन्य क्या है, जनरली 6 से 8 के बीच होता है, हीरे का 10 होता है, और माणिक्य और नीलम का 9 होता है, बाकी का 8 से कम होता है। इस तरह से आपको कॉमन इन जनरल मैंने बता दिया। हीरे का पूछे तो 10, माणिक्य और नीलम का 9, ठीक है। उसके अलावा प्रवाल और मुक्ता का 2.5 से 3 या 2.5 से 3.5, बस बाकी सबका जो है 7 से 8 के बीच में लिख देना है। तो इस तरह से काठिन्य होता है। तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है इन जनरल क्वेश्चन, तो वो आप याद कर ही लोगे। रत्नों का ग्रहों से संबंध मैंने आपको बता ही दिया है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब याद करना ही है, आप कर ही लोगे वो, तो 2 नंबर में या 5 नंबर पूछ लेते। प्रवाल पिष्टि, पिष्टि निर्माण आपको सबका आता है, प्रवाल पूछे चाहे किसी और भी रत्न की पिष्टि पूछ ले आप बता दोगे, ठीक है। राइट नॉट ऑन वज्र, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन पुराने पेपरों में आया करता था, तो इसलिए यहाँ पे आपको बता दिया। मतलब वज्र का वर्णन करना है, विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। तो वज्र की जगह आपके माणिक्य भी आ सकता है, मुक्ता भी आ सकता है, प्रवाल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए है कि किसी एक रत्न का कंप्लीट वर्णन 10 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला आता है, राइट डाउन थेरेप्यूटिक यूज ऑफ मुक्ता पिष्टि, कि मुक्ता पिष्टि का औषधीय उपयोग बताइए। तो मुक्ता पिष्टि भस्मों के जो गुण पड़ते हो ना, वही उनके औषधीय उपयोग होते हैं, ठीक है, कि इन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, ये शीतवीर्य वाली होती है, ये मधुर विपाक वाली होती है, यही चीजें आपको लिखनी होती है इसमें, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर आपको लिखना है। फिर है, राइट शॉर्ट नोट ऑन शोधन एंड यूजेस ऑफ प्रवाल, कि प्रवाल का शोधन और उसके उपयोग लिखिए। आराम से 2 या 5 नंबर में पूछा जाता है, आराम से लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्डनेस ऑफ वज्र एंड प्रवाल, आपको बता ही दिया हार्डनेस के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। उपरत्नों के नाम लिखकर चंद्रकांत का वर्णन कीजिए, उपरत्नों के नाम आप लिख ही दोगे, ठीक है, या तो आप रसतरंगिणी के अनुसार जो 6 उपरत्न है उनके नाम लिख देना श्लोक सहित, या फिर जो सीसीआईएम ने 10 उपरत्न बताए हैं उनके नाम आप याद कर लेना, वो लिख लेना, ठीक है। रत्न वर्ग के नाम लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो श्लोक सबको याद होना चाहिए, श्लोक ही लिखना है आपको, श्लोक और उसके हिंदी में आप एक क्रम से 1 2 3 4 करके 9 रत्नों के नाम लिख देना, ठीक है। माणिक्य का विस्तृत वर्णन 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर के अकॉर्डिंग ही बुक में, नोटबुक में लिखना है। हीरक भस्म की चिकित्सकीय मात्रा, हीरक भस्म की मात्रा कितनी होती है, याद है किसी को? हीरक भस्म की मात्रा बहुत कम होती है, हीरे की मात्रा याद है किसी को? 1/32 से, आप तो बता दो, 1/16 रत्ती। तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, इतना ही लिखना है आपको बस इसमें। हीरे की मारण विधि, उसकी मात्रा, योग एवं उपयोग लिखिए। ये इन जनरल 10 नंबर के नाम पे पूछ लेते हैं, लेकिन आपको पूरा हीरा का वर्णन करना है इसमें, शोधन वगैरह सब बताना है, उसके बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन भी देना है, उसके ग्रह का भी नाम बताना है, किस ग्रह को प्रसन्न करता है। अच्छा, हीरा किस ग्रह को प्रसन्न करता है, बताओ भाई, चुप मत रहो, इतना टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। हीरा किस ग्रह को प्रसन्न करता है? नहीं पता? शुक्र, वेरी गुड। किसने आंसर किया? चलो ठीक है, याद करो यार, तुम ऐसे मत करो। सूर्यकांत और चंद्रकांत पर टिप्पणी कीजिए, ये इन जनरल 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा नहीं जाता आज की डेट में। आज की डेट में रत्न उपरत्न, रत्न और धातु वगैरह ये इतने बड़े बड़े टॉपिक है ना, इन्हीं से बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं इनसे, उपरत्न वगैरह से।
तो इन जनरल पूछा तो नहीं जाता, फिर भी आप कॉपी में लिखो तो इसका पूरा डिटेल लिखनी है सूर्यकांत चंद्रकांत की। जो आपके नोट्स में है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपने आज जो है रत्न उपरत्न प्रकरण तक के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है अपने कंप्लीट हो गए। अच्छा, कल 9 बजे से लेके 11 बजे तक की आपकी एक स्पेशल क्लास है सुधा वर्ग की। ठीक है, तो वो अपन कंप्लीट सुधा वर्ग कल देख लेंगे 2 घंटे में। 9 बजे से 11 बजे तक होगी या 10 से 12 होगी, वो मैं आपको टाइम कल ग्रुप में सुबह ही डाल दूंगा। ठीक है, तो 9 से 11 या 10 से 12 आपकी क्लास होगी, उस हिसाब से टाइम रखें अपने पास कि भाई हमें ये क्लास लेनी ही है। ठीक है, तो ये क्लास लेनी है कल, और कल सुधा वर्ग तक का अपन कंप्लीट करा देंगे। और मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन में ऐसा होगा कि अपन डबल क्लास लेंगे। रसशास्त्र की जो चल रही है वो चलते रहने देंगे, और साथ में भेषज की भी अपन स्टार्ट कर देंगे अब। तो कुछ बच्चों के एग्जाम दिसंबर एंड में आ जाएंगे, तो एटलीस्ट भेषज का पेपर सेकंड का मतलब पार्ट ए तो अपन काफी कवर कर ही ले। चौथे चैप्टर तक भी अगर हो गया, पंचविद कषाय कल्पना वाले तक, तो भी काफी हद तक उनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए। और दूसरी बात ये कि आपका क्लास का टाइमिंग मंडे से 4 बजे से 5:15 बजे तक का होगा। ठीक है, 4 से 5 या 4 से 5:15 तक का। ठीक है, 4:15 से कर लेंगे। ठीक है, 4:15 से 5:15। हाँ ठीक है, तो 4:15 से 5:15 तक आपकी क्लास का टाइम रहेगा। क्योंकि 5:15 से मेरी खुद की एक क्लास और होती है, तो वो मेरे को लेनी होती है। ठीक है, तो उसका पहले 5:30 टाइम था, अब 5:15 कर दिया, तो इसलिए मेरे को थोड़ी शिफ्टिंग करनी पड़ी है। ठीक है, तो क्लास टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया। कल एक स्पेशल क्लास होगी सुधा वर्ग की, उसका मैंने बता दिया है। और सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में कर रहे हो कि नहीं नहीं कर रहे हो, तो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों? क्योंकि अभी वैषज्य में जब स्टार्ट करूंगा ना, तो तुम पे बहुत लोड आने वाला है, तुम्हें रसशास्त्र भूल जाने हो तुम। क्योंकि वैषज्य में श्लोक भी याद करने हैं। वैषज्य में मैं जैसे अभी यहाँ पे श्लोक सुनने की कोशिश करता हूँ, हालांकि तुम सुनाते तो बहुत कम हो, लेकिन वैषज्य में याद करने ही पड़ेंगे श्लोक। ठीक है, शारंगधर के खासकर। तो मिलते हैं कल की क्लास में 9 से 11 या फिर 10 से 12 कल क्लास होगी एक स्पेशल, तो उसमें मिलेंगे। आज की क्लास एंड करते हैं।